Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मेजोरिटी उनकी घर में बैठने से थोड़ी ना आएगी। माननीय बहन जी हमारी नेता है, माननीय बहन जी ने उनको पूरे देश की जिम्मेदारी दी है। निश्चित है कि नीचे धीरे धीरे काम करते करते जो कमी रही होगी, जो बहन जी ने कहा था, उस कमी को माननीय बहन जी पूर्ण करेंगी और पूरे देश में वो काम करेंगे। उससे हमारे नौजवानों में एक बहुत उत्साह है, बहुजन समाज में उत्साह है, उससे बहुत बड़ा लाभ बहुजन समाज पार्टी को होगा। देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इन तरीके से दलितों के बहुत लोग सांसद हुए हैं। आज भी केंद्र में मंत्री भी हैं दलित समाज के और सांसद भी हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और इस विचारधारा को लेकर कोई नहीं चलने वाला है। इस विचारधारा को लेकर के सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चलती है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने फिर एक बार आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है और अब माना जा रहा है कि 2027 हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, आकाश आनंद बीएसपी को आगे बढ़ाएंगे। आखिर इस जिम्मेदारी के बाद क्या मानना है बीएसपी का? हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं विश्वनाथ पाल जी। पाल जी, फिर हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की भी थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया। अब बीएसपी किस तरफ है और कैसे देखते हैं इसको? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने अभी ऑल इंडिया की बैठक लेने का काम किया था। उस बैठक में माननीय बहन जी ने जो बहुजन समाज के नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं, माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने पुरानी जो जिम्मेदारी पहले दी गई थी, पूरी जिम्मेदारी पूरे देश में काम करने के लिए मौका बहन जी ने दिया है। इसके लिए मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। माननीय आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन अभी मान के चले कि पहले कुछ दिन बताया कि आप परिपक्व हैं, यानी कि मैच्योरिटी नहीं है, और फिर तुरंत कुछ दिन बाद ही उनको जिम्मेदारी बढ़ी, तो फिर इतना कम दिनों में डिसीजन कैसे बदल गया? नहीं, क्या घर में बैठाने से परिपक्व बनाया जा सकता है? मेजोरिटी उनकी घर में बैठने से थोड़ी ना आएगी। माननीय बहन जी हमारी नेता है, माननीय बहन जी ने उनको पूरे देश की जिम्मेदारी दी है। निश्चित है कि नीचे धीरे धीरे काम करते करते जो कमी रही होगी, जो बहन जी ने कहा था, उस कमी को माननीय बहन जी पूर्ण करेंगी और पूरे देश में वो काम करेंगे। उससे हमारे नौजवानों में एक बहुत उत्साह है, बहुजन समाज में उत्साह है, उससे बहुत बड़ा लाभ बहुजन समाज पार्टी को होगा। उपचुनाव बीएसपी बहुत रिसेंटली देखा गया कि नहीं लड़ती आई, लेकिन इस बार उपचुनाव भी लड़ रही है, तो उसके पीछे की क्या वजह मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने पैंतरे फेंकना चाहती है उपचुनाव में, वोट बैंक उसका ना खिसक जाए, इस तरीके का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी उपचुनाव लड़ी है। अभी आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी, हैदरगढ़ राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब उपचुनाव लड़ी थी, प्रतापगढ़ लड़ी थी, मासी लड़ी थी, आपके इधर कई सीटों पर लड़ती थी चुनाव। अब आज फिर माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है, क्योंकि बहन जी को, हमारे कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने, माननीय बहन जी को ये महसूस हुआ कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हमारा वोटर जो है वहाँ पर वो अपने आप को चिंतित होता है कि हम वोट कहाँ दें। इसलिए बहन जी का ये निर्णय कि पूरे देश में कहीं भी उपचुनाव को हम लड़ाएंगे, निश्चित है उससे हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और हमारा वोट हमारे पास रहेगा। निश्चित है कि इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी सीटें लेकर के आने की तैयारी कर रही है। पाल जी, जब लोकसभा चुनाव था आप लोग दावा कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन एक नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद का, वो एक सीट जीत जाते हैं नगीना की, और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक और मुस्लिम माइनॉरिटी वोट बैंक को भी अपनी तरफ खिसकाने का दावा करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाती। तो आपको लगता है कि दलितों के लिए कहीं ना कहीं नया ठिकाने की तरह बन रहा है? देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इन तरीके से दलितों के बहुत लोग सांसद हुए हैं। आज भी केंद्र में मंत्री भी हैं दलित समाज के और सांसद भी हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और इस विचारधारा को लेकर कोई नहीं चलने वाला है। इस विचारधारा को लेकर के सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चलती है, माननीय बहन जी चलती है, बहुजन समाज पार्टी के लोग चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग जब तक इस संविधान को ईमानदारी से, निष्ठा से लागू नहीं करेंगे, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। और आज तक ये देखा गया कि अभी तक ये संविधान पूरी तरह से इस देश में हुकूमत करने वाले लोगों ने लागू नहीं किया। अभी इस चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं कि 270 चाहिए सरकार बनाने के लिए और 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए, जबकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान को बदला नहीं जा सकता। उस संविधान की किसी आर्टिकल को संशोधन करके, बदलाव करके किसी का लाभ, किसी का फायदा, किसी को नुकसान तो दिया जा सकता है और इस संविधान को बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की मिली भगत के तहत ये भ्रामक प्रचार किया गया कि कोई कह रहा हम संविधान बदलेंगे तो कोई कह रहा हम संविधान बचाएंगे, जबकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है,
जो हमारा वोट है, कार्यकर्ता है, ये निश्चित है कि बाबा साहब के संविधान के बल पर ही उसको सम्मान मिलता है। उसके अंदर एक डर पैदा की गई कि आपका संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी, हम आपका संविधान बचाएंगे। हमारा वो वोटर जिसको संविधान के बल पर ही सम्मान मिलता है, सुरक्षा मिलती है, न्याय मिलती है, वो उसको डराया गया। जबकि मैं जानता हूं इस देश का संविधान नहीं बदला जा सकता, आर्टिकल बदली जा सकती है, संशोधन किया जा सकता है। जिन लोगों ने संविधान बचाने की बात की है उन्होंने सबसे ज्यादा SC ST OBC समाज के लोगों को नुकसान करने के लिए आर्टिकल को बदल करके अब तक नुकसान किया है। चाहे वो हमारा बैकलॉग की भर्ती हो, समाजवादी ने रोक लगाया तो संविधान का परिवर्तन किया। चाहे हमारे ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने दिया था, उसको सपा ने रोक लगाया तो उसमें भी आर्टिकल का संशोधन किया। चाहे बहन जी ने जो अधिकारियों को प्रमोशन किया था उसको भी समाजवादी ने रोक लगाया तो उसके लिए भी उन्होंने संविधान को, आर्टिकल को परिवर्तन किया है। भरी पार्लियामेंट के अंदर अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार में अगर बिल को फड़वाने का काम करती है तो निश्चित है वो भी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। ऐसे लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये समीक्षा बैठक जब आपकी हुई तो आखिर क्या निष्कर्ष निकला कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो नहीं ले पाई एक भी सीट? आखिर इसके पीछे क्या वजह निकली? देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना करके एक भ्रामक प्रचार करके किसी ने कहा संविधान बदलेंगे, किसी ने कहा हम संविधान बचाएंगे, इसका हम लोग कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ कमी रह गई कि जो हम अपने बूथ स्तर पर अपने लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। निश्चित है कि 2007 में जिस तरीके से हमने बूथ तक समझा करके लोगों को इकट्ठा करके पुनः सरकार बनाई है, फिर आने वाली 27 के चुनाव हो या उपचुनाव हो, जो इस तरीके के भ्रामक प्रचार करके लोग हमारा नुकसान कर रहे हैं, निश्चित है कि हमारे सारी कार्यकर्ता, चाहे हमारे विधानसभा के हों, सेक्टर के हों, मंडल के हों, सारे लोग बूथ तक जाएंगे और इन भ्रामक प्रचारों को हम लोग रोकने का काम करेंगे कि दोबारा फिर भ्रामक प्रचार करके हमारा नुकसान न किया जा सके। जिस तरीके 22 में समाजवादी ने एक प्रचार किया कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, भ्रामक प्रचार किया गया, उसमें हमारा नुकसान हुआ, हम लोग नहीं समझा पाए। इस चुनाव में समाज भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोलता है हमसे 400 पार लाओ, संविधान बदलेंगे, जो बदला नहीं जा सकता। और इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस सपा के लोग कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। आप क्या संविधान बचाओगे? जो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं जाने दिया वो संविधान बचाएगी? जो कांग्रेस पार्टी की जो नीति बनी थी कि जब देश का बंटवारा हो रहा था तो ये कहा गया था कि जो 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र होंगे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन जहां से बाबा साहब जयसल खुल्ला सीट जो बंगाल की सीट थी जहां पर 42% मुस्लिम था, वहां से बाबा साहब चुनाव जीत करके आए कि ताकि हम इंडिया के संविधान सभा में जा सके, जो भारत का संविधान सभा बनेगी उसमें हम जा सकें। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों की गंदी मानसिकता होने के नाते, 42% मुस्लिम होने के नाते भी उस सीट को बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया, पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया ताकि बाबा साहब संविधान सभा में ना जा पाए। ये कांग्रेस ने किया था। ये तो धन्य है बाबा साहब ने अथक प्रयास किया, ब्रिटिश हुकूमत से मिले और उन्होंने कहा कि हमको संविधान सभा में जाना इस भारत देश में जरूरी है। इसके लिए फिर ब्रिटिश हुकूमत ने दबाव बना करके कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बाबा साहब इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इनको संविधान सभा में जाना चाहिए। तो पूना की एक सीट खाली करा करके इनको फिर से सांसद बनाया गया, तब ये संविधान सभा में गए। और अगर बाबा साहब को संविधान सभा में जाने का मौका नहीं मिला होता तो आज दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को, सवर्ण समाज गरीब लोगों को आज संविधान में न्याय नहीं मिला होता। आखिरी सवाल ले लेता हूं कि आकाश आनंद की आखिर अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आपको लगता है कि क्या बदलाव कर पाएंगे जिससे आने वाले समय में चाहे वो उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीएसपी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी? निश्चित है कि जिस तरह से नौजवान पूरी तरह भाई आकाश तरफ निगाह लगाया था, माननीय बहन जी ने उनको पूरे देश में काम करने का मौका दिया है, उससे हमारे नौजवानों को निश्चित है कि हौसला बढ़ा है। और जब नौजवान जिस तरफ चलता है निश्चित उसकी जीत होती है। पूरा बहुजन समाज में उत्साह है और हम लोग मजबूती से अपनी बात जो है गांव स्तर तक पहुंचाएंगे। हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसके बल पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जो माननीय आकाश आनंद जी की रणनीति होगी, जो प्लानिंग होगी, क्योंकि अभी तो बहन जी ने कल ही जिम्मेदारी सौंपी है, जो उनकी रणनीति होगी, जो प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग को जब आउट करेंगे हम लोग उस पर पूरी मजबूती से काम करेंगे। अभी तक जो माननीय बहन जी ने हम लोग कल निर्देश दिया है, क्योंकि अभी माननीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी नेता हैं, माननीय बहन जी की रणनीति के आधार पर ही माननीय आकाश आनंद जी भी काम करेंगे और हम सब लोग काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो विश्वनाथ,
पाल जी, साफ तौर से मानना है कि आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी अब आगे बढ़ेगी और युवाओं को जोड़ेगी और कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव हैं या विधानसभा चुनाव, इन सभी पर बीएसपी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव।